हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीके एजुकेशन कोर। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जो टॉपिक अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में है, ग्रीनलैंड के बारे में। जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि वो ग्रीनलैंड को ले लेंगे, तब से ये विषय काफ़ी चर्चा में आ चुका है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ग्रीनलैंड है कहाँ पर और ग्रीनलैंड क्यों अमेरिका को चाहिए और ग्रीनलैंड में ऐसा क्या है। तो ग्रीनलैंड अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और अभी हाल फिलहाल में ये डेनमार्क के पास है। डेनमार्क के स्वायत्त क्षेत्र में आता है ये। इसकी भौगोलिक स्थिति की अगर बात करते हैं, ये उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप जो है उसका भाग है। भौगोलिक स्थिति देखी जाए तो आर्कटिक महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर इन दोनों के बीच में स्थित है ये। कनाडा के उत्तर पूर्व में इसका भाग आता है। आर्कटिक सर्कल का बड़ा भाग ग्रीनलैंड से होकर गुजरता है। अब इसकी जलवायु परिवर्तन की भौतिक विशेषताएं देखते हैं कि वो क्या है। यहाँ पर ध्रुवीय जलवायु है। 80% हिस्सा जो है वो बर्फ से पूरी तरीके से ढका है। यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की आइस सीट है जो कि अंटार्कटिका के बाद है। राजनीतिक स्थिति देखते हैं। राजनीतिक स्थिति इसलिए इसकी गरमाई हुई है क्योंकि अमेरिका ये सोच रहा है कि इस पर स्वायत्त किसी भी तरीके से रूस और चाइना का ना हो जाए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा परिवर्तन यहाँ पर देखा जा सकता है। जैसे कि ग्लेशियर्स अगर पिघल रहे हैं तो वहाँ पर समुद्री स्तर बढ़ रहा है और पृथ्वी से बहुत सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट खनिज हैं जिन पर अमेरिका अपना स्वायत्त रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि विश्व की बढ़ती हुई शक्तियाँ रूस और चाइना जैसे देश इस पर अपना आधिपत्य जमा सकें। इसीलिए उसको चाहिए है। भौगोलिक स्थिति इसकी ऐसी है कि आगे आने वाले समय में प्रचुर मात्रा में यहाँ पर जो प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं वो इसे मिल सकते हैं। डेनमार्क के स्वायत्त क्षेत्र में होने के कारण यहाँ पर रक्षा और विदेश नीतियाँ जो हैं वो डेनमार्क के पास हैं। इनकी जो ग्रीनलैंड है इसकी अपनी संसद है और इनकी खुद की सरकार है। जनसंख्या की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो 56,000 लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ का प्रमुख जो समुदाय है वो है एस्किमो। राजधानी इसकी नूक है। पर्यावरण की दृष्टि से जैसे मैंने आपको बताया ही है कि क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा संकेत ये यहाँ पर दे रहे हैं कि जो बर्फ़ है वो पिघल रही है वहाँ की, और जलवायु परिवर्तन में काफ़ी बदलाव देखने को मिलते हैं। ग्लेशियर जब यहाँ पर पिघल रहे हैं, इसी के कारण ग्लोबल वार्मिंग सब जगह पर हो रही है। तो मेन मुद्दा ये है कि अपने आधिपत्य को कैसे जमाया जाए और कैसे उस पर अपने पूरे राइट्स रखे जाएं। हर जगह अमेरिका अपना होल्ड चाहता है, इसीलिए वो डेनमार्क से इसको लेना चाहता है। क्यों डेनमार्क के पास है ये, क्यों अमेरिका ने इसको दिया था, इस बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कब ये ऐसा हुआ था जब अमेरिका ने डेनमार्क को दिया था। ये अमेरिका ने पूरी तरीके से डेनमार्क ने इसकी पूरी तरीके से देखरेख की, इसको अपने अंदर रखा, इसके डेवलपमेंट में, इसकी सारी चीज़ों में अपना एक विशेष योगदान दिया है। अब आकर अगर अमेरिका ये कहता है कि मुझे वापस दे दो, तो ये बात तो ठीक नहीं है। तो ऑफकोर्स ये जो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं इनमें एक इशू तो, और पूरे यूरोप में ये एक बहुत बड़ा युद्ध की स्थिति ला सकता है अगर ये अमेरिका ने कहा कि अगर ग्रीनलैंड से नीचे वो नहीं मानेंगे तो एक बड़ा मुद्दा और भी क्रिएट हो सकता है। वैसे भी आप देख रहे हैं पूरे विश्व में कहीं पर भी देखिए, हर जगह पर कुछ ना कुछ उथल पुथल मची ही हुई है। पूरे विश्व की इकोनॉमी हिली पड़ी है इस समय पर। तो ये जो कारण होते हैं ना, कैसे लोग सत्ता में हैं और किस तरीके से वो अपने फ़ायदे के लिए, आप वेनेजुएला का केस देख सकते हैं, आप ईरान का केस देख सकते हैं अभी हाल फिलहाल में, अब गाज़ा का तो किसी से छुपा हुआ ही नहीं है। तो इजरायली सीमाएं वहाँ पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रही हैं। हर जगह अगर आप देखेंगे सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई है। हर देश चाहता है कि मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल बनूं। तो उसी के चक्कर में पूरे विश्व में इस तरीके से उथल पुथल और पॉलिटिकली अगर कहें तो कोई भी स्टेबिलिटी दिखाई नहीं देती है। उसी बीच ये ग्रीनलैंड का एक और मुद्दा आ गया है जिसने पूरे यूरोप को हिला के रख दिया है। अगर ग्रीनलैंड जो अमेरिका है, अगर वो ग्रीनलैंड लेकर ही मानेगा तो फिर यूरोप में भी युद्ध हो जाएगा।
जैसे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, फ़िलहाल मैं यूरोप में ही रहती हूँ, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा यूरोप के लिए भी कि डेनमार्क से ग्रीनलैंड वापस लिया जा रहा है और इसको यूरोप कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो सम टाइम एक ये भी थॉट है कि यूक्रेन नाटो के लिए लड़ा रसिया के साथ, और अब अगर ऐसा होता है तो क्या नाटो ही देश आपस में लड़ेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और शेयर करना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।